हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कॉमन आईटीआर फॉर्म जो सीबीटीटी ने इशू किया है 1 नवंबर को। मैंने पिछले थर्सडे को एक वीडियो बनाया था, आपको यहाँ पे लिंक दिखेगा। तो वो पहले देखिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि कॉमन आईटीआर फॉर्म में क्या भरना पड़ेगा, क्या रहेगा कॉमन आईटीआर फॉर्म, और किसे भरना पड़ेगा कॉमन आईटीआर फॉर्म। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन है कॉमन आईटीआर फॉर्म का। तो ये एनेक्सर है। अ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या भरनी पड़ेगी कॉमन आईटीआर में, ये दिया है। तो पहले तो असेसमेंट ईयर, आपको असेसमेंट ईयर बताना पड़ेगा। उसके बाद पैन नंबर, आधार, कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन नंबर, नेम। अगर नाम चेंज हुआ है कंपनी का तो वहाँ पे नेम चेंज का भरना पड़ेगा। एड्रेस, पर्सन टाइप क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बर्थ या फॉर्मेशन रहेगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट रहेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस रहेगा, रेसिडेंट है, आरओआर है या ना रहे, तो वो भरना पड़ेगा। आईटीआर फाइलिंग रिक्वायरमेंट रहेगा कि ये रिवाइज है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल रहेगा तो डेट ऑफ ओरिजिनल क्या है। अगर नोटिस आई रहेगी तो नोटिस को कौन से सेक्शन के अंदर आपको आई है और उसका रिप्लाई आप कैसे दे रहे हो। और यूनिक नंबर रहेगा तो वो यूनिक नंबर नोटिस का देना पड़ेगा। अगर एडवांस प्राइसिंग का रहेगा तो उसका डेट ऑफ एडवांस प्राइसिंग जब भरने वाली हो आईटीआर उसका देना पड़ेगा। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल शेड्यूल्स, ये सिर्फ यहाँ पे यस नो देना पड़ेगा। आपने यस नो देने के बाद जो ये ई शेड्यूल है, ई शेड्यूल में आपको यस नो देना पड़ेगा। जो यस कहोगे तो नीचे वाले शेड्यूल रहेंगे वो खुल जाएंगे। अगर आपने नो कहा तो वो शेड्यूल नहीं खुलेंगे, मतलब वो आपको एप्लीकेबल नहीं है। तो ये ध्यान में रखिए कि आपको अगर 90 सेक्शन 91 या 90A1 जो DT DTA सी का रहेगा, अगर आपने यस नो किया तो यस किया तो वो खुलेगा, नो किया तो वो नहीं खुलेगा। अगर आपका एग्जम्प्ट इनकम रहेगा तो आप यस करना है वरना नो करना है। कौन से हेड में आपको इनकम है तो वो देना पड़ेगा आपको। अगर आपने सिर्फ दिया सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी तो दो ही खुलेंगे, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और अदर सोर्स का नहीं खुलेगा। कौन से सेक्शन आपको एप्लीकेबल है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद पीजीपीपी में है तो इनकम वो देना पड़ेगा। चैप्टर चैप्टर 5 है तो वो देना पड़ेगा इनकम। और उसके बाद स्पेशल रेट एप्लीकेबल है क्या, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, आपका एटीसी क्लेम है, 10AA आपको डिडक्शन मिल रहा है। और उसके बाद डिटेल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। अगर आपका पीजीपीपी रहेगा, प्रॉफिट्स जो बिजनेस और प्रोफेशन रहेगा तो ये आपको एप्लीकेबल रहेगा। 44A रहेगा, ऑडिट में रहेगा तो 44AB में है क्या, आपका टर्नओवर 1 CR के ऊपर है क्या। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग है तो लाइबल फॉर ऑडिट है क्या 92E में। उसके बाद रहेगा कि यू आर लायबल टू ऑडिट अंडर एनी अदर इनकम टैक्स के अलावा कौन से दूसरे इसमें एप्लीकेबल है क्या रहेगा, तो आपको यस करना पड़ेगा। इंड एस में आपको एप्लीकेबल है क्या। अगर डायरेक्टरशिप रहेगी तो डायरेक्टर हो क्या, अनलिस्टेड शेयर्स आपने लिए हैं क्या, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म है या अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज है तो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है तो वो दिखाना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट रहेंगे तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया के साथ है क्या, पीई है क्या, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के साथ है क्या। स्पेशल कैटेगरी टैक्स पेयर रहेंगे 115 बीएसए, आपने न्यू रिजिम में एक्सरसाइज किया है तो न्यू रिजिम आपको एप्लीकेबल है क्या। एप्लीकेबल रहेगा तो आपको यस करना पड़ेगा। अगर आपने ओल्ड रिजिम में फॉर्म भरा है तो नो करना पड़ेगा। उसके अलावा 115 BA, 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 B, BA C, BA D ये एप्लीकेबल है क्या, क्लेम किया है क्या 115H में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से आपको कोई इनकम जो कन्वर्ट किया है फॉरेन एक्सचेंज में वो है क्या। स्टार्टअप है क्या, FII, FPI आपको आप हो क्या। तो ये नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे उन्होंने दिया है किसके लिए एप्लीकेबल है तो वो पढ़ के आपको भरना पड़ेगा। सेक्शन 160 ऑल टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है क्या, मतलब रिप्रेजेंटेटिव असेसी भर रहा है क्या। कंपनी अगर लिक्विडेशन में है तो वो देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम आउटसाइड जो टैक्स रिलीफ मिलता है वो है क्या।
उसके बाद फॉरेन एसेट कुछ होल्ड किए हैं क्या, 92 CE2A ये ऑप्शन आपने एक्सरसाइज किया है क्या, जीएसटी में आप रजिस्टर हो क्या, पुर्तुगीज सिविल कोड आपको एप्लीकेबल होता है क्या, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो तो ये कंपनीज के लिए है, तो वो यस नो करना पड़ेगा। आपका टर्नओवर कितना है, 400 के ऊपर है या नीचे है, देना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपने बायबैक किया है शेयर्स प्रीवियस ईयर में, तो वो आपको देना पड़ेगा। ये क्वेश्चनरीज हैं E1 to E40। जो ये क्वेश्चनरीज यस नो देगा तो उसके बाद ये शेड्यूल्स खुलेंगे। तो यहाँ पे तो ये कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम है। कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम में क्या आएगा, सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन का इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ये 5 हेड का इनकम टोटल आ जाएगा। अगर आपका लॉस लॉस रहेगा तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो ब्रॉड फॉरवर्ड रहेगा। बैलेंस जो है करंट ईयर का लॉस, वो सेट ऑफ होने के बाद जो रहेगा वो ब्रॉड फॉरवर्ड में चला जाएगा। उसके बाद डिडक्शन चैप्टर 6 है, और उसके बाद डिडक्शन अंडर 10AA वो होने के बाद आपको टोटल इनकम मिल जाएगा। उसमें अगर स्पेशल रेट रहेंगे और नॉर्मल रेट रहेंगे तो वो बाइफरकेशन रहेगा, और उसके हिसाब से टैक्स आएगा। स्पेशल रेट मतलब क्या, कैपिटल गेन है, एसटीडी पेड कर रहे हो आप 111 और 112A में, तो वो स्पेशल रेट में आ जाएगा, वहां पे कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। नॉर्मल रेट मतलब अपना स्लैब रेट रहेगा। नेट एग्रीकल्चर इनकम है तो उस वो एग्रीगेट टोटल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स निकालेगा। उसके बाद लॉसेज जो है करंट ईयर के वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। वहां पे आपको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये दोनों दिखाना पड़ेगा। उसके बाद टोटल डीम्ड इनकम कुछ रहेगा तो सरचार्ज, हेल्थ और एजुकेशन से 4% जो रहेगा, टोटल टैक्स फिर उसके बाद आ जाएगा। और टैक्स पेएबल में आपको नॉर्मल रेट, स्पेशल रेट टैक्स लगेगा। और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम का रिबेट अपना 87A का रिबेट 12,500 तक आपको मिलेगा इंडिविजुअल एजुकेट के लिए। और उसके बाद सरचार्ज, हेल्थ और एजुकेशन सेस और ग्रॉस टैक्स पेएबल, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद टैक्स पेएबल इतना रहेगा। उसमें आपको रिबेट वगैरह कुछ रहा ईसॉप का, कंपनीज के लिए क्रेडिट रहेगा 115JAA कंपनीज के लिए, टैक्स रिलीफ 89 में, 90 में, 91 में टैक्स, टोटल टैक्स रिलीफ इतना रहेगा। और उसके बाद इंटरेस्ट एंड फीस अगर कुछ पेएबल है तो वो इंटरेस्ट आपको लगेगा अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा है या आपने लेट फाइलिंग किया है तो। और उसके बाद आपको टैक्स पेड आएगा, अमाउंट पेएबल दिखेगा, और रिफंड अगर आएगा तो अगर आपका टीडीएस ज्यादा कट है या आपने टैक्स ज्यादा भरा है तो आपको रिफंड आ जाएगा। बैंक डिटेल्स भरना पड़ेगा। बैंक डिटेल्स में क्या, नेम, नेम ऑफ द ब्रांच, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, सेविंग है या करंट है। अगर नॉन रेसिडेंट रहेगा तो नेम ऑफ द बैंक, स्विफ्ट कोड, कंट्री लोकेशन और आईबैन भरना पड़ेगा। उसके बाद टैक्स पेमेंट का, टैक्स टाइप ऑफ टैक्स पेमेंट, सेल्फ असेसमेंट है, एडवांस टैक्स है, और उसका चलन डिटेल देना पड़ेगा। उसके बाद टीडीएस टीसीएस जो भी रहेगा आपका कट हुआ तो कौन से पार्टी ने आपका कट किया है, उनका पैन नंबर क्या है, और वो कौन से सेक्शन में कट किया है, कौन से ईयर में कट किया है, अगर पिछले साल का आन क्लेम है तो इस साल क्लेम कर रहे हो क्या, तो वो सब डिटेल इसमें भरना पड़ेगा। तो उसके बाद ये वेरिफिकेशन आता है। वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे ई वेरीफाई किया तो आपको यहाँ पे साइन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये शेड्यूल आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है उन्होंने, बेसिक इंफॉर्मेशन A1 to E40 जो आपने भरा है उसके हिसाब से यहाँ पे शेड्यूल ओपन होगा। तो हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी में आपका एम्प्लॉयर का इनकम, एम्प्लॉयर का नेम, टैन, एड्रेस, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट है, और अगर अदर एम्प्लॉयमेंट है तो वो देना पड़ेगा। उसके बाद ग्रॉस सैलरी, परक्विजिट कुछ है क्या, और उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट है क्या, तो वो डिटेल देना पड़ेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है क्या, अगर प्रोफेशनल टैक्स आपने भरा है तो डिडक्शन मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ये दूसरा इनकम है। वहाँ पे प्रॉपर्टी का आपको एड्रेस देना पड़ेगा, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनर है क्या, परसेंटेज आपका कितना है प्रॉपर्टी में,
आपको वहाँ पे लोकल अथॉरिटी को टैक्स कितना दिया है और आपको एनुअल वैल्यू देना पड़ेगा। एनुअल वैल्यू में आपका शेयर कितना है उसमें 30% आपको डिडक्शन मिलेगा। और अगर इंटरेस्ट आपने अगर होम लोन है तो उसका जो इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल सकता है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाएगा। और को ओनर्स रहेंगे तो डिटेल आपको को ओनर का देना पड़ेगा। अगर आपने किराए पे दिया है तो किराएदार का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट पेपर अगर बोरो कैपिटल आपने बोरो किया है मतलब लोन लिया है तो लोन का यहाँ पे डिटेल आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे पास थ्रू इनकम लॉस फ्रॉम अभी यहाँ पे नेम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड स्पेसिफाइड ये तो डिटेल है। ये ये डिटेल भरना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रहेगा तो आपको बिजनेस कोड ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट आपको देना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा। परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस ड्यूटीज सेल्स ग्रॉस रिसीट्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेएबल टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ये आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा बिफोर टैक्स। अगर टैक्स भरा है तो उसके बाद टैक्स माइनस होकर आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इंडियस का यहाँ पे उन्होंने दिया है कि क्लासिफाइड किया है नॉन क्लासिफाइड किया है। ये बैलेंस शीट फॉर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के लिए ये बैलेंस शीट भरनी पड़ेगी आपको। और कंपनीज के लिए नीचे बैलेंस शीट दिया है तो ये बैलेंस शीट कंपनीज के लिए भरनी पड़ेगी। और कंपनीज अंडर अगर इंड में है तो ये बैलेंस शीट आपको भरनी पड़ेगी। ये डिटेल्स है। ये मैं पूरा डिटेल में नहीं चला जाता। ये आपको भरना पड़ेगा। और उसके बाद अगर इंडिविजुअल और कंपनी के अलावा है मतलब फर्म या एलएलपी है तो उनके लिए अलग से बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और नो अकाउंट कैसे अकाउंट मेंटेन नहीं किया फॉर ऐसे कैरिंग और बिजनेस तो बिजनेस कोड कौन सा है सन्डी डेटर्स सन्डी क्रेडिटर्स। तो अगर आपने अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो ये डिटेल देना पड़ेगा। ग्रॉस रिसीट कितना है और अगर ये ग्रॉस रिसीट में कैसे रहता है अगर आपने अकाउंट पे ही चेक या ऑनलाइन मोड से किया है इलेक्ट्रॉनिक मोड से तो यहाँ पे देना पड़ेगा। और कैश मोड से किया है तो यहाँ पे देना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट। और अगर प्रोफेशन में रहा तो सेम देना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेशन में आपको ये आता है 50% का क्राइटेरिया आता है। आपके टर्न रिसीट्स के 50% आपको नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। यहाँ पे ऊपर जो है ये 6% या 8% जैसे आपका कैश और ऑनलाइन मोड रहेगा उसके हिसाब से देना पड़ेगा। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज रही तो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आ जाएगा प्रॉफिट कितना है। उसके बाद लेस कौन सा स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है स्पेसिफाइड है वर्चुअल डिजिटल असेट का प्रॉफिट है तो वो अलग से दिखाना पड़ेगा क्योंकि उनका टैक्स अलग से कैलकुलेट होता है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अगर दूसरे हेड का प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा दूसरे हेड का प्रॉफिट रहेगा तो। और यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट सेक्शन 36 37 40 48 43 बी का एडजस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। और ये डिटेल में आपको आ जाएगा टोटल इनकम कितना होता है। और उसके बाद डिडक्शन आ जाएगा डिप्रिसिएशन का डिडक्शन आने के बाद आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। बात और यहाँ पे बहुत सारा डिटेल दिया है ये मैं डिटेल में नहीं चला जाता। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस दिया है तो ये स्पेकुलेटिव बिजनेस का आपको इनकम यहाँ देना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेसिफाइड बिजनेस का देना पड़ेगा वर्चुअल डिजिटल असेट का देना पड़ेगा इनकम क्या है और इनकम मिला है। और यहाँ से इनकम में से सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा और टैक्सेबल आ जाएगा। और इंटरहेड सेट ऑफ इंट्राहेड सेट ऑफ रहेगा मतलब एक लॉस बिजनेस लॉस दूसरे बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ होता है। अगर होता है तो वहां पे आपको ये एप्लीकेबल रहेगा। अगर आपको लॉस नहीं रहेगा तो ये शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं होता। अदर अदर इंफॉर्मेशन रहेगी मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा फॉलो करते हो चेंज किया है क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग में। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कोई आपने इनकम क्रेडिट नहीं किया हुआ तो सिर्फ ये बिजनेस इनकम के लिए है अदर इनकम के लिए नहीं है। और
आपने कौन सा आउटस्टैंडिंग है क्या, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, तो वो देना पड़ेगा। फॉरेन रेमिटेंस है तो फॉरेन रेमिटेंस का डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पे डिप्रिसिएशन का पूरा उन्होंने दिया है, 180 डेज के ऊपर रहेगा तो 180 डेज के अंदर रहेगा तो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अगर कैपिटल गेन है, डीम्ड कैपिटल गेन है, जो सेल डिप्रिसिएशन असेट का सेल किया है तो डीम्ड कैपिटल गेन आएगा, तो वहां पे यहाँ पे कैलकुलेशन देना पड़ेगा। साइंटिफिक रिसर्च का यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। अगर बैड डेब्ट है 1 लाख के ऊपर तो यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। आईसीडीएस में कुछ इफेक्ट हुआ है आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, टेंजिबल फिक्स असेट में, फॉरेन एक्सचेंज रेट में, गवर्नमेंट ग्रांट्स में, बोरोइंग कॉस्ट में, तो वो जो इफेक्ट है, चेंज इफेक्ट प्रॉफिट पे, तो वो यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन का इनकम यहाँ पे आ जाएगा। ये अभी अपना फोर्थ इनकम चल रहा है। पहले हो गया सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन और बिजनेस का तीसरा हो गया, अभी कैपिटल गेन 4 नंबर का चालू है। तो उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ है क्या, प्रीवियस ओनर के डिटेल्स, डीम्ड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 47A, डिटेल्स ऑफ ट्रांसफरी डिडक्शन। अभी ये तो कैलकुलेशन के लिए हो गया पूरा डिटेल ऑफ ट्रांसफरी तक। यहाँ पे उसके बाद आपको डिडक्शन है 54 में कि अगर आपने ओल्ड हाउस सेल किया और न्यू हाउस कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 44B में अगर न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया है तो 54 डी में 54 डी में रहेगा तो परचेस ऑफ न्यू लैंड और बिल्डिंग रहेगा, तो इसी में रहेगा तो नोटिफाइड बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं। यफ में रहेगा तो न्यू रेसिडेंशियल हाउस, जी में रहेगा तो परचेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू असेट रहेगा। तो ये ऐसे डिडक्शन बताया है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 115 एनआरआई के लिए फॉरेन एक्सचेंज असेट रहेगा तो डिडक्शन मिलता है। अभी एसटीटी में अगर सेल किया है तो शॉर्ट टर्म के लिए 12 मंथ्स के अंदर वाला यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए 12 मंथ्स के ऊपर वाला यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। ये पूरे डिटेल भरने पड़ेंगे आपको। और यहाँ पे देखिए नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, तो नॉन रेसिडेंट अगर एसटीडी पेड कर रहे हैं तो ये डिटेल आपको पूरे भरने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या आता है, नेम ऑफ शेयर, आईएसएन कोड, नंबर ऑफ शेयर्स, सेल प्राइस पर यूनिट, फुल वैल्यू कंसिडरेशन कॉस्ट कितना है, फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 की है। तो उसके बाद ये टोटल कैलकुलेशन आएगा। उसके बाद इंट्रा हेड सेट ऑफ और कैपिटल लॉस रहेगा। तो कैसे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में सेट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है। उसके बाद कहाँ पे इनकम आपको मिला है, तो अमाउंट इनकम अप टू 15 जून, तो ये यहाँ पे देना पड़ेगा। 16 जून और 15 सितंबर के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देना पड़ेगा। मतलब ये डिविडेंड का इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूड रिसीट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये डिविडेंड का मोस्टली रहेगा और यहाँ पे देना पड़ेगा। तो वो ऊपर वाला जो ये है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ये अ, अभी भी यूज होता है, तो वो है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। DTAA DTAC का डिटेल देना पड़ेगा। पास थ्रू इनकम रहेंगे तो वो देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस, अगर रेस हॉर्सेस में आपको इनकम हुआ है तो वो देना पड़ेगा। एक्रूअल रिसीट फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो देना पड़ेगा। उसके बाद आएगा प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम में सेक्शन कौन सा है, एप्लीकेबल अमाउंट कितनी है, 44AD में नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस। अगर मैंने बताया ऑनलाइन मोड या अकाउंट पे चेक से दिया है तो यहाँ पे देना पड़ेगा। एनी अदर मोड कैश पेमेंट से दिया है तो यहाँ देना पड़ेगा। 6% ऑनलाइन पेमेंट और अकाउंट पे चेक से जो दिया है उसका 6% ले सकते हो और अदर का 8% रह सकते हो। इस ये ऐसे प्रिजम्पटिव इनकम का कैलकुलेशन होता है। प्रिजम्पटिव इनकम का कैलकुलेशन उनका 44ADA जो प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल है उनको 50% दिखाना पड़ता है। प्रिजम्पटिव इनकम में दिखाना, अगर उन्होंने दिखाया तो 44AE गुड्स कैरेज रहता है, उसका डिटेल ऐसे रहता है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। 44B 44BB, ये शिप या
जो एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स रहेंगे या एयरक्राफ्ट रहेंगे तो उसका प्रिजम्पटिव इनकम का डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। टोनेज टैक्स है वो उसका डिटेल यहाँ पे ये देना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का डिटेल्स, बिजनेस कोड सरप्लस है, एडजस्टमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल और इनकम टैक्सेबल कितना है, तो ये पर्टिकुलर्स हैं 44 एडी, एडीए और एडीके। तो ये बैलेंस शीट के जो आइटम्स है उनका डिटेल यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद स्पेशल इनकम में अमाउंट अमाउंट ऑफ इनकम कितनी है और उस पर टैक्स कैसे आएगा। तो ये स्पेशल इनकम SI 1 to SI 49 टोटल स्पेशल इनकम उतना देना देगा। क्लबिंग ऑफ इनकम रहेगा तो क्लबिंग कैसे होता है, रिलेशन क्या है, तो वो क्लबिंग का डिटेल देना पड़ेगा। उसके बाद आएगा कैरी फॉरवर्ड लॉस और करंट ईयर का लॉस। अगर सेट ऑफ होता है तो वो सेट ऑफ करना पड़ेगा, अगर सेट ऑफ नहीं होता है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने देखा कि सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है पिछले साल के अभी लॉस आए हैं तो वो पहले सेट ऑफ होते हैं क्या देखते हैं, अगर नहीं होते हैं और करंट ईयर के लॉसेस आगे ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब आगे लॉस होते हैं या अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का डिप्रिसिएशन लॉस जो रहेगा उसके डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगी। और एग्जम्पशंस रहेंगे तो एग्जम्पशंस देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम का एग्जम्पशंस देना पड़ेगा। इनकम मेंबर ऑफ एचयूएफ फर्म का इनकम, जो पार्टनर का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, इंश्योरेंस, लोकल अथॉरिटी, और ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। और सेक्शन 1034A अगर बायबैक किया है शेयर्स तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है तो उसका डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। DTAC का जो इनकम है तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। चैप्टर 6 है तो ATC का डिडक्शन जो भी रहेगा, आपने अगर LIC किया है आपका सुकन्या समृद्धि, PPF, ऐसे जो डिटेल्स हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। ATG डोनेशंस, ATGGA डोनेशंस, ATGGB डोनेशंस, GTC डोनेशन, डोनेशन के डिटेल्स और उसका एलिजिबल अमाउंट कितना डिडक्शन मिलता है। ATIA, IAB, IB, IC इसका डिटेल देना पड़ेगा। ATJJ, AA उसका डिटेल देना पड़ेगा। अगर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट देता है तो उसके लिए ATLA वो देना पड़ेगा। ATM का डिडक्शन का डिटेल देना पड़ेगा। कोऑपरेटिव के लिए ATP का डिडक्शन देना पड़ेगा। सेक्शन 10AA का जो यूनिट लोकेटेड इन सेल है तो सेल का डिडक्शन देना पड़ेगा। तो ऐसे सब ये डिडक्शंस हो गए हैं। तो उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर ऑडिट में रहेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन क्या है, नेचर ऑफ प्रोफेशन क्या है, ट्रेड नेम क्या है, पेमेंट एंड रिसीट्स इन कैश रहेगा तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। ऑडिटर्स के डिटेल्स देने पड़ेंगे। मेंबरशिप नंबर, नेम ऑफ ऑडिटर, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर और डेट ऑफ फर्निशिंग, ऑडिट रेट, ऑडिट रिपोर्ट, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और यूडी। और ट्रांसफर प्राइसिंग रहेगा तो ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए डिटेल्स देना पड़ेगा। अदर ऑडिट अगर रहेंगे तो उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे। अदर इनकम टैक्स ऑडिट रहेंगे तो उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे। डायरेक्टर रहेंगे तो डायरेक्टरशिप का डिटेल देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में फॉर्म, कौन से फॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया है, अनइनकॉर्पोरेटेड एंट्रीज में उसका डिटेल देना पड़ेगा। AOP का इनकम, BOI का इनकम देना पड़ेगा। और उसके बाद अनलिस्टेड शेयर्स हेल्ड बाय टैक्स पेयर्स, जो टैक्स पेयर्स के अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो वो हेल्ड किए हैं तो उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। इतने सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे फिर एक ITR बन कंप्लीट होता है। नॉन रेसिडेंट रिलेटेड डिटेल्स रहेंगे वो देना पड़ेगा। बिजनेस कनेक्शन, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का डिटेल देना पड़ेगा। स्पेशल कैटेगरी रहेंगे तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव असेसी, receipts and payment of account of company under liquidation, person under section 160, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का डिटेल देना पड़ेगा। स्टार्टअप का डिटेल देना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग ऑफ अनलिस्टेड कंपनी का डिटेल्स देना पड़ेगा। और शेयर होल्डिंग ऑफ स्टार्टअप्स का डिटेल्स ये भी देना पड़ेगा। तो इतना सारा डिटेल, न्यू टैक्स रिजिम अगर आपने करंट ईयर में ऑप्ट किया है तो सेक्शन कोड कौन सा है और डिटेल कौन से में IBIC में भरा है तो, और एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा। FII FPI का डिटेल देना पड़ेगा। और की मैनेजमेंट पर्सन जो फर्म के लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे।
की मैनेजमेंट पर्सन का डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग डिटेल्स आपको देना पड़ेगा अगर कंपनी रहेगी तो। फॉरेन कंपनीज में पेरेंट कंपनी का डिटेल देना पड़ेगा, मतलब अगर इंडिया में एक कंपनी और उसकी पेरेंट कंपनी फॉरेन में है तो पेरेंट कंपनी का डिटेल उसका देना पड़ेगा, और रिलेटेड कंपनी डिटेल्स भी देना पड़ेगा। मिसलेनियस अगर रहेगा फॉरेन असेट, फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट, फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट, तो यहाँ पे तो ये एप्लीकेबल कम होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ फॉरेन कैश वैल्यू और इंश्योरेंस। फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एंटिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिटेल्स अगर रहा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट तो वो देना पड़ेगा, और एनी अदर कैपिटल असेट का डिटेल देना पड़ेगा। साइनिंग अथॉरिटी, ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल इनकम और एनी अदर इनकम, असेट्स एंड लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर फॉर द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। यहाँ पे असेट लायबिलिटी इंडिविजुअल एचयूएफ की भी मांगी है, असेट लायबिलिटी अनलिस्टेड कंपनी के डिटेल मांगी है, बिल्डिंग लैंड और डिटेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स उसका डिटेल मांगा है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का डिटेल मांगा है, अदर सिक्योरिटीज का डिटेल मांगा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन का डिटेल मांगा है, लोन एंड एडवांसेस का डिटेल मांगा है, मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, याच और ये ट्रांसपोर्ट है उसका डिटेल मांगा है, अगर ज्वेलरी रहेगा और अगर करेक्शन ड्राइंग पेंटिंग उसका डिटेल मांगा है, स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप का डिटेल मांगा है। तो इतने सारे ये डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स सब डिटेल्स आपको देना पड़ेगा अगर ये एप्लीकेबल है तो। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको अगर एप्लीकेबल नहीं रहेगा, अगर रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट या जीएसटी रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट, आपका टर्नओवर और प्रॉफिट लॉस का टर्नओवर जीएसटी में दिया हुआ टर्नओवर वो सेम आना चाहिए, और उसके बाद बुक प्रॉफिट एएमटी वो देना पड़ेगा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का डिटेल्स देना पड़ेगा, और डोमेस्टिक कंपनी में बायबैक कब शेयर्स है तो उसका देना पड़ेगा, और उसके बाद 92 CE 92 CE 2 ये क्वांटिटेटिव डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है उन्होंने कि कैसे आप भर सकते हो, तो उसके इंस्ट्रक्शंस है, वो इंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हो। तो ये था वीडियो, और ये आईटीआर भरने के लिए इतने सारे डिटेल्स देना पड़ता है। आपको लगता है कि आईटीआर में 4 फिगर डालने के बाद आईटीआर कंप्लीट होता है, तो नहीं। अगर आपको कौन सा भी शेड्यूल एप्लीकेबल है तो पूरा डिटेल देना पड़ता है। ये आईटीआर फॉर्म कॉमन आईटीआर फॉर्म है। तो ये आपको वीडियो कैसे लगा ये मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ये वीडियो बहुत लेंथी हुआ है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा कि सीबीडीटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कितना डिटेल मांगता है। अगर आपने डिटेल नहीं दिए तो आपको नोटिस आ सकती है। तो आप अपने सीए या कंसल्टेंट को पूरा डिटेल दीजिए और आईटीआर फॉर्म भरिए। थैंक यू वेरी मच।